अभी यहाँ पर आएंगे, कारपेंटर्स आएगा, वो यहाँ पर सेट लगाएगा, लाइट हुई हुई है वो उसने ऑन करनी है, और शाम को यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, यहाँ पर लोग होंगे और यहाँ परफॉर्मेंस होगी। अब इस वक्त यहाँ कुछ नहीं है। इट इज़ अ मैजिकल थिंग। हमारा डायलॉग चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और ऑडियंस हमारे साथ नहीं है। वो बोलेगा कैसे और वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो मैं नहीं हूँ, वो किरदार है। उनके लड़के भी, उन्होंने कहा ये लड़कियां भी नहीं हैं तो हमने क्या करना है। आदाब साथियों, टूस कंपनी में एक और ज़बरदस्त महफिल आप लोगों के लिए हम दोबारा लेकर आए हैं। आज भी मैं हमेशा की तरह बहुत खुश हूँ। आज जो मेरी मेहमान है वो हमारे उस्ताद की वालिदा हैं, यानी वैसे भी अपने काम में भी हमारे उस्ताद की भी उस्ताद है। एक खातून की हैसियत में इदारों के साथ काम करने का जो तजुर्बा आपके हिस्से में आया वो आपको यकता बनाता है। अदाकारा के तौर पर आपकी स्क्रीन कैरिज़मा के अंदर कुछ ऐसी बात थी कि टेलीविज़न के कुछ नक्कादों ने आपको पाकिस्तानी ऑड्रे हेपबर्न भी कहा। हम तो मुत्तफ़िक़ हैं। आपकी हिदायतकाराना सलाहियतें या प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़, ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के ड्रामे के मंजरनामे में देकर गया है कि हम उन्हें पाकिस्तानी कॉमेडी और सीरियस कंटेंट में भी लैंडमार्क कह सकते हैं। मैं बहुत एजाज़ मुझे महसूस हो रहा है, आज आप तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू सो मच समीना अहमद साहिबा। मोस्ट वेलकम। इतनी सारी बातें कह दी कि मैंने ये किया और वो किया और ये नहीं, ये सब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ऑर्डिनरी थिएटर का वर्कर हूँ, एक इंसान जो कि थिएटर में काम करते हैं। बहुत से लोग काम करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। अगर मैं जानना चाहूँ कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से 80s या 90s बनता है वो टाइम जिस वक्त यू वर एक्चुअली आपने कुछ चीज़ें बिल्ड कर चुकी थी और वो रुक भी गई होंगी बीच में। सो वो जो फटीक थी कि इतना कुछ किया हमने और सोचा था यहाँ पहुँच के अब बात आगे बढ़ेगी, पर कुछ रुक गई है। 80s की अगर हम बात करें तो 80s में मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि जो हमारी बड़ी आरजू थी कि अलहमरा का नया हॉल बने, नई बिल्डिंग बने, वो 81 में कंप्लीट हो गया। ओके। और वो था, हमने तो कभी इतना बड़ा हॉल देखा ही नहीं था जिसमें 850 सीटें लगी हुई हों और स्टेज जो है वो 60 फुट हो और उसकी डेप्थ हो 50 फुट। तो ये इतनी ऐसे, और उसमें कर्टन्स हैंग करने की बाकायदा मशीनरीज हों और उसमें पर्दे लटक रहे हों और वो ऊपर जो पर्दे हैं और विंग्स हैं, फ्लाइज हैं, ये सारी चीज़ें हों। ये तो हमने मतलब देखा फिजिकली नहीं देखा था, ऐसे वहाँ इंग्लैंड में जाके ड्रामे देखे जहाँ हमें ये सब कुछ नज़र आया। और इतना कि यहाँ पर हम अगर चाहें तो वी कैन फ्लाई अप अ सेट। ये जादू था एक। फिर लाइट्स थी जो कि बड़ी अच्छी, उस ज़माने की बड़ी बड़ी सी थी। 2000 वॉट के बल्ब लगते थे, किसी में उससे भी बड़े बल्ब लग रहे थे। फिर स्पॉटलाइट्स थी, मूव कर सकते थे। रिमोट वाले नहीं थी वो, दैट वाज मच लेटर। हमारे पास जो थी वो फिजिकल मूव। फिर एक कंट्रोल पैनल लाइट का है। मतलब इतनी सारी चीज़ें थी जो हमने तो पहले देखी नहीं थी और वो हमें अचानक मिल गई। तो बहुत एक्साइटमेंट, मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी जब वो बन रही थी बिल्डिंग। तभी भी मैं पढ़ा रही थी स्कूल में उस वक्त जी। तो मैं स्कूल से वापस आके मैं कुछ 2:30-3 बजे घर से कार में बैठ के निकल के और वहाँ अलहमरा आ जाती थी। वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और लोग हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, वो जो स्टाफ था वो है। एक साइड उसकी बन चुकी थी, छत पड़ चुकी थी, बाकी हॉल अभी रहता था। तो वहाँ जा कर के देखना कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये वर्कशॉप बनेगी। वहाँ मजदूरों के साथ में बैठ के खाना भी खाया मैंने 2-3 दफ़ा। What was that interaction easy? मैं तो देख रही थी ये, क्योंकि वो बन रहा था एंड आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये हमारी बड़ी लॉन्ग ड्रीम थी। बहुत एक ज़माने से ये हम ख्वाब देखते थे कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा थिएटर होगा और वो इतना बड़ा सा हो गया। फिर मैंने कुछ किताबें जाके ब्रिटिश काउंसिल से लेके इधर उधर से ढूंढ ढांड के कि लाइट्स क्या होती हैं, लाइट कैसे करते हैं। ये भी मुझे याद है जब मैंने पहला ड्रामा लाइट अप किया जी, तो वो मैंने सारा गलत कर दिया
ओके। और जो एक्टर थे वो समहाउ बिल्कुल उनके ऊपर लाइट ही नहीं थी, और सेट जो था वो इतना चकाचौंध रोशन हो गया। आई सी। ये रिहर्सल में मैंने ट्राई आउट जो किया लाइट ओके। करने का, जो मैं एक, और उसमें ऊपर कैटवॉक थी, उसके ऊपर वो लड़के जाते थे और मैं फिर कहती थी इसको इधर फोकस करो, इसको इधर करो, इसको हार्ड करो, इसको बिल्कुल स्पॉटलाइट में। इतनी सारी मैंने लाइटें लगाई और एक्टर के ऊपर लाइटें नहीं, ओके। एक्टर नजर ही नहीं आ रहे। और ये भी सेट जो टेक्निकल है रिहर्सल है अभी, हाँ 3-4 दिन पहले, और सेट जो है वो चकाचौंध हुआ है। मैंने बड़ी घबराई, मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। अब मुझे पता था कि शोएब हाशमी साहब हमारे उस्तादों का दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हेल्प भी करते हैं, उस्ताद भी हैं, और उन्होंने ये कुछ काम सीखा हुआ है। तो मैं भागी गई, मैंने कहा मुझे बताइए कि क्या कहाँ गलती हुई है। कहने का अच्छा मैं आता हूँ। वो आए और उन्होंने आके लाइट करवाई और उन्होंने मुझे चंद बातें बताई कि कैसे करना है। तो उससे फिर मुझे हौसला हुआ और फिर मैंने कुछ सीखा। फिर मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी लाइट्स के साथ कि किस तरह से करें। कोई म्यूज़िक प्रोग्राम है उसको कैसे लाइट करना है, स्पॉट लाइट्स कैसे देनी है, पैनल पे बैठ के उसका फेड आउट फेड इन कैसे बनाना है, किस तरह से उसको पूरे को कंडक्ट करना है। तो वो मैंने सीखा। सेट लगाने सीखे, कारपेंटर्स के साथ लड़ाई झगड़े किए, बहसें हुई कि फ्लैट की हाइट क्या होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि 12 फुट का ही फ्लैट हो। और मज़े की बात बताऊं, मैंने कहीं एक जगह लिख दिया प्रपोज़ल, क्योंकि अच्छा वो तो लेटर ऑन था कि फिर मैंने वहाँ पर काम करना शुरू किया ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज अ प्रोग्रामर के तौर पर, क्योंकि वहाँ कोई इस किस्म की आर्ट्स काउंसिल में जॉब थी ही नहीं। ओके। तो एक रेजिडेंट डायरेक्टर था और उसके नीचे बाकी क्लरिकल स्टाफ था, अकाउंटेंट था, दैट वाज इट। तो मैंने कहा कि अगर तो प्रोग्रामिंग करनी है और इतना अच्छा हमारे पास स्टेज में यहाँ पर किसी को होना चाहिए। तो गवर्निंग बॉडी के पीछे पीछे मैं होती थी कि आपको कोई चाहिए यहाँ पर, कोई चाहिए यहाँ पर, कोई चाहिए। और फिर मैंने कहा मैं चाहिए आपको यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक एप्लीकेशन आप बनाएं, अपना CV दें, अपना प्रपोजल बताएं क्या करना है क्या है। मैंने कहा हाँ जी फ़ौरन। मैं स्कूल में बैठ के मैंने लिखा, फिर उसको टाइप किया, फिर मैंने दिया उनको। तो नईम ताहिर साहब थे उस वक्त गवर्निंग काउंसिल में, जिनके साथ भी अच्छी मतलब बहुत वो भी उन्होंने बहुत मुझे सिखाया थिएटर जब मैंने शुरू किया था। तो दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर मी, वेरी चैलेंजिंग, वेरी एक्साइटिंग, डिस्कवरिंग अ होल लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। सो ये जो आपका डायनामिज्म है और ये मैं जो महसूस कर रही हूँ आज अभी आपकी कॉन्वर्सेशन से भी एग्ज्यूट कर रहा है ये इंथुजियाज्म, तो ये इस सफ़र में लाहौर ड्रामा स्कूल कब आया? लाहौर ड्रामा स्कूल लेटर आया। वो आया लेट 90s में। लेट 90s में? हाँ, आई थिंक अराउंड दैट टाइम, आई थिंक सो। अर्ली 90s होगा, NTM अगर था तो। NTM जब आया था ना, जब भी अर्ली 90s, अर्ली 90s। तो तब हमने सोचा कि भाई अब NTM भी आ गया है, PTV भी है, तो कुछ हमें करना चाहिए। ये बड़ी बुरी बात है कि हमारे पास वो कहाँ से एक्टर्स आएंगे। तो हमें कुछ लोगों को सिखाना चाहिए। अब हम बड़े भी हो गए हैं, हमने इतना सीखा भी है, वी हैव टू गिव बैक ऑल्सो। तो मैंने फिर एक प्रपोजल बनाया सोच के, फिर कुछ इधर उधर से, कोई इंटरनेट का तो इतना ज़माना शायद नहीं था, बिल्कुल नहीं था, तो हर चीज़ वाज नॉट अवेलेबल। हिंदुस्तान कोई आ रहा है जा रहा है, उससे NSD का सिलेबस मंगाया, कहीं और से सिलेबस लिए जो कहीं से हमें ईमेल के ऊपर मिल गए, वो कर आके एक हमने अपना ग्रुप बना लिया, जिसके अंदर मैं थी, सलमान शाहिद जो कि ज़्यादा काम करने वाले थे, मैं करती थी, सलमान शाहिद, तहरीमा मिठा जो कि डांस एंड म्यूज़िक, मतलब शी वॉज अ डांसर, मगर उसको हमने कहा मूवमेंट तुम करवाओ। फिर सरवत अली जो कि हफ्ते में एक दिन म्यूज़िक करवाते थे, और शोएब हाशमी जो कि हफ्ते में एक दिन माइम करवाते थे। बड़ा लीग। हाँ, तो वो जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि
जब हमने उसको एडवर्टाइज़ किया लाहौर ड्रामा स्कूल, और एक अपने दोस्तों का जो इनका स्कूल था उनसे कहा कि आफ्टरनून में हमें दे दिया करो 5 बजे से 7 बजे तक, या 4 से 5 वॉटेवर, तो 2 या 3 घंटे के लिए, 3 घंटे हमने रखा था। तो बिफोर नाइट फॉल, मगरिब से पहले हमें 3 घंटे के लिए दे दो, आपकी स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होती है, उसके बाद हम 2:30 बजे 3 बजे हम आ जाएंगे। तो 2 कमरे हमें चाहिए, क्योंकि कुछ लिखने पढ़ने का भी काम है, कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। तो उन्होंने दे दिए वेरी ग्रेशियसली। तो वहाँ हमने 1 साल, यानी कि जो कोर्स का टाइम था हमारा 8 महीने, 8 साढ़े 8 महीने, वो हमने किया। और उसके एंड में ड्रामा होना होता था। सही है। कोई ना कोई। वाह। तो पहले जब हमने एडवर्टाइज किया तो हमारे पास कुछ 30-35 लोग आ गए, और हमारी कुछ हल्की सी 400-500 रुपए फीस थी उस जमाने की। तो वो हम तो बड़े अमीर भी हो गए। हमने कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लड़कियां भी आ गई, कनेड से, कुछ होम इकोनॉमिक्स से, कुछ लाहौर कॉलेज से, तो और बहुत सारे लड़के भी आ गए। मगर जब 1 महीना गुजरा ही था तो हमने देखा कि लोग कम होना शुरू हो गए हैं, और वो लड़कियां जो आई थी शायद वो ड्रामा करने आई थी। तो वो ड्रामा तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो हमने कहा सीखने का अमल है, वॉइस ट्रेनिंग होनी है, आपके मूवमेंट होनी है, आपने कुछ ड्रामे पढ़ने हैं, उनको समझना है, उसके बाद हम एंड में ड्रामा करेंगे। तो वो भाग गई। ओके। उनके साथ साथ बहुत सारे लड़के भी भाग गए। ये अमीरी जो थी कितने महीनों की थी? ये तो बहुत थोड़े 1 महीना, 1-2 महीने मिले, फिर गुर्बत का जमाना आ गया। और लड़के भी उनके पीछे, उनके लड़के भी, उन्होंने कहा ये लड़कियां भी नहीं हैं तो हमने क्या करना यहाँ। वो भी चले गए। सिर्फ कोई सीरियस जो काम करना चाहते थे वो कोई 7-8 लोग, 9 थे, आई रिमेम्बर फर्स्ट बैच में। ओके। वो रह गए। उन्होंने पढ़ा भी, सीखा भी, और एंड में उन्होंने ड्रामा भी किया, जो कि बहुत अच्छा ड्रामा किया उन्होंने। वाह। और उनमें कोई ऐसे लोग जिन्होंने बाद में भी थिएटर जारी रखा हो? उनमें एक ग्रुप बना था लेटर, राना फवाद का। राना जवाद है, राना फवाद है, हाँ, उसका राना का ग्रुप बना। उसमें एक और लड़का था, उसने बाद में काम किया, थिएटर में काम किया, अब नहीं वो कर रहा। तारिक मुस्तफ़ा ने भी अब छोड़ दिया है, पहले वो करता रहा है। अंजुम शहजाद वाज अ बिट लेटर, पहले बैच का नहीं था। पहले बैच के 2-3 इन्होंने किया, 2-3 लोगों ने किया। हाँ, करते रहिए, थिएटर करते रहे। गोयते इंस्टीट्यूट वॉज अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि वो जगह दे देते थे, वहाँ पर ये रिहर्सल करते थे, वहाँ पर ये अपना ड्रामे करते थे। और इन्होंने जो थिएटर ग्रुप बनाया उसने काफ़ी काम किया। वाह। सो ये स्कूल कुछ बरसों चला? बहुत कम दिन चला, 4-5 साल चला, क्योंकि पहले साल में जो स्कूल था जहाँ पे जिसकी प्रेमिसेस हम यूज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा खुदा हाफिज आप लोग बहुत शोर करते हैं, और रेजिडेंट्स जो आसपास, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया में था, तो आसपास के लोग जो हैं वो कहते हैं सारी दोपहर हम तो सो नहीं सकते, आपके ड्रम बजते हैं और आपकी ऊंची ऊंची आवाज़ों में लोग जो हैं दे ट्राई एंड थ्रो देयर वॉइस टू द एंड ऑफ द कंपाउंड, हिट द वॉल, तो करना है, तो इतनी जोर से फेंकनी आवाज़, तो हा 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 जोर जोर से हो रहा होता है। बिल्कुल, वो एक धमा चौकड़ी थिएटर की तरबियत है। हालांकि लोग बहुत कम हैं, मगर फिर भी लड़के हैं, उनकी आवाज़ें हैं। तो उन्होंने कहा अब हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी। फिर हमने कहा अच्छा, फिर दूसरे किसी एक और स्कूल में चले गए शाम के लिए, उन्होंने दे दिया वेरी काइंडली, वो भी। इन द मीन टाइम वी फाउंड सम मनी, और फिर हमने एक जगह ले ली, एक घर ले लिया जिसमें हम क्लासेस करते थे, और फिर थोड़े से लोग भी हमारे बढ़ गए, 12-14 हो गए। और वहाँ हमने फिर मेकअप की भी क्लासेस की। फिर कुछ वहाँ पर क्योंकि मेरा बहुत शौक था पपेट्री का, और एक और का भी बहुत शौक था पपेट्री का, फिर हमने पपेट्स भी बनाए वहाँ। सो वी डिड सम इंटरेस्टिंग वर्क। और ये सब कुछ होता था शाम में, कि जब रिहर्सल्स कोई नहीं हो रही ड्रामे की, या जहाँ जहाँ वक्त मिलता है वहाँ वो उसके मुताबिक उसको प्लान किया जाता था। टेलीविज़न के इतने डिमांड्स नहीं थी, थिएटर का ही था। मेरा दफ्तर था, जो कि मैं नौकरी कर रही थी आर्ट्स काउंसिल में, वो सुबह से लेके शाम तक था। बीच में से मैं 2 घंटे निकाल के चली जाती थी उधर अपने क्लास के लिए, तो वो हो गया, मैनेज हो गया। फिर हमें जब वहाँ से भी पैसे ख़त्म हो गए, 3 साल
तो 5-6 साल चला। फिर मैंने अपने ही घर के ऊपर एक 40 बाय 40 का तकरीबन 40 फीट बाय 40 फीट की एक जगह हम जो छत थी उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी की लोहे की, उसके साथ नहीं होती कैंचियाँ जिनको कहते हैं जी, तो वो पिलर्स लगा के और 16 फुट के ऊपर जाके ऊपर टीन की छत डाल दी। तो वो एक हमारा कमरा बन गया। फिर हमने वहाँ पर अपना ड्रामा स्कूल शिफ्ट कर दिया, टीन की छत के नीचे, छत के ऊपर, टीन की छत के नीचे। और उसमें बड़ा ज़रूरी था कि अप्रैल में आप ख़त्म कर दें, क्योंकि मई में तो फिर एक्टर ब्रोस्ट हो जाएंगे। कहने वाली थी मैं। इतना गर्म वो हो जाता था जब आप खड़े नहीं हो सकते थे। तो वहाँ पर फिर एक 2 साल वहाँ पर हम मैनेज किया। इन द मीन टाइम अंजुम शहजाद हमारा जो था उसको हमने एक कोई वर्कशॉप हो रही थी मलेशिया में, तो मदीहा ने कहा कि तुम इसको भेज दो, किसी को भेज दो, हमारे पास एक स्लॉट है, हम भेज सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारे लड़कों में से, वो कह रही मेरा लड़के जो जाने वाले काम करने वाले थे वो हो आए हैं ऐसी वर्कशॉप से, तो तुम भेज दो। तो मैंने अंजुम शहजाद को कहा कि बस आंखें बंद करके तुम चले जाओ, मैं कह रही हूँ ना चले जाओ। तो वो चला गया और 3 महीने के बाद वहाँ से आया और बहुत सीख के आया। मैं उस वक्त एक ड्रामा डायरेक्ट कर रही थी, एनुअल प्ले जो हमारा था वो मैं कर रही थी, एंड आई वाज स्ट्रगलिंग विद इट कि इसको कैसे करना है। अंजुम आया, मैंने कहा अंजुम ये ड्रामा है और तुम डायरेक्टर हो, ये लो तुम करो। वाह। और उसने इतना अच्छा डायरेक्ट किया, वो इतना अच्छा किया, यूजिंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट, नो सेट्स। मैं सेट्स में परेशान हो रही थी कि क्या करना है। मेरी जो ट्रेनिंग है कि प्रोसिनियम होगा और सेट लगेंगे, कितना भी मैं अपने आप को उससे निकालूं, मैं नहीं निकल पा रही थी। उसने मूवमेंट के साथ में इतना अच्छा ड्रामा किया कि हम लोग सब दंग रह गए थे। आई मस्ट से वन थिंग, जितनी आसानी से आपने ये जुमला कहा है कि मैं रियलिज्म, मेरी जैसी ट्रेनिंग थी मैं उसमें, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको ये जुमला कहने की ज़रूरत है, वो सोचते भी नहीं हैं। एंड द वे यू जस्ट सेड एंड द वे यू जस्ट क्रिएटेड अ स्पेस फॉर योर ओन स्टूडेंट, इट्स समथिंग आई मस्ट एक्नॉलेज राइट नाउ। अंडरलाइन करने का मन हुआ मेरा। और मेरी तो आरजू थी कि मेरा घर जरा सा बड़ा होता, थी जगह तो मैं तो वहाँ थिएटर करती। वो मैं थिएटर रोज आना, वहाँ पर ड्रामा हो घर पे। आपका ये जो पूरा रवैया है अपने काम के साथ, ये सारा फिर हम आपके बच्चों में भी इसी वजह से, वो जो उनकी सलाहियतें हैं उसके, और आपका रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, उसमें ये पूरी परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ आपका कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत है, हाँ। प्लीज मेरे दोनों बच्चों का तो नहीं, बेटी तो बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड। मगर वो भी एक दिन कहने लगी कि लॉयर्स भी क्या करते हैं, आके परफॉर्मेंस ही करते हैं ना जज के सामने। थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ टेलीविजन पे तो किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। छोटी ने या ज़ारा ने या जबरदस्ती उससे करवाया ना। अच्छा, मिल नहीं रहा कोई, अच्छा तो चलो ये रोल तुम कर लो। मगर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो इट वाज सो, बट शी डिड, बहुत कम उसने किया, बहुत कम। पर मेरे याददाश्त में, यस मेरी याददाश्त में वो है, में उसने एक आध रोल किया था, तो मगर उसने कहा ये मेरा, बट इट वाज सिग्निफिकेंट, द प्रेजेंस वाज, मेरे कहने का मतलब ये कि बच्चों में वो एनरिचमेंट, वो सैराबियत नजर आती है जो आपकी अपने काम में। भाई वो अब देखते थे अपनी माँ को जी, पागलपन का माहौल, और वो बाकी ये देखते थे जो सारे मेरे दोस्त हैं उनको, कि वो भी सारे इसी तरह से लगे हुए हैं। और ज़िंदगी उनकी गुजरी आर्ट्स काउंसिल में, कि स्कूल से आ गए आर्ट्स काउंसिल, सीधे हम चले गए, खाना खाया या वहीं पर खाना मंगा लिया, वहाँ खा लिया, फिर उन्होंने बैठ के वहाँ होमवर्क किया और मैंने रिहर्सल की, या मैं जो प्रोग्राम कोई सेट लगा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। आई रिमेंबर दैन वाज वेरी यंग, वो होगा कोई 12 साल का या कुछ ऐसे, तो वो बैक स्टेज था और मैं लाइट पर ऊपर लाइट रूम में गई हुई थी। तो उसने कहा कि इंटरकॉम पे उसने मुझे कहा, अम्मी लाइट 7 को बंद कर दें, उसका जो फिल्टर है वो जल रहा है। मैंने कहा अच्छा ओके। तो वो मतलब उसने, जैन ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं,
सब कुछ साथ मेरे। और उसका इंटरेस्ट भी था। और उसने एक ज़माने में जब ये 10th में था तो मैंने इससे पूछा कि तुम क्या करोगे, तो उसने कहा मैं थिएटर में काम करूँगा। मैंने कहा देख लो, सोच लो अच्छी तरह से, पैसे वैसे नहीं है इसमें, तुमने देखा ये मुझे। तो कहने का कोई बात नहीं, मैं 9 to 5 बैंकर ये वो वगैरह मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है, फिर लिटरेचर पढ़ो, अगर तुमने ड्रामा करना है, थिएटर करना है, तो फिर उसके लिए जो हमारे पास वसाइल हैं वो करो, मेरे साथ आओ आर्ट्स काउंसिल में, देखो कैसे करते हैं। तो वो आता था, देखता था, वर्कशॉप्स जो मैं करवा रही हूँ कोई, उसमें वो हिस्सा लेता था और बाकी हेल्प करता था बहुत। ऐसे आ गए। पपेट थिएटर में उसने बहुत हेल्प की, जब मैं पपेट थिएटर बना रही थी तो ये लोग, जैन आता था, ये हेल्प कराता था। ऐसे यूजुअली नहीं होते। तो जब ये नाराज ही होगा मुझसे, जब ये यहाँ आए ना, मैं जैन भी यहाँ पर था, तो जब आया है और नापा बना है जी, तो जैन जब शिफ्ट हुआ तो मैंने कहा अरशद को कि अरशद ये है तुम्हारा छोटा, इससे तुम काम करवाओ, अगर जी चाहे तो कुछ दे देना, चाय वाय बिस्किट विस्किट बाकी तुम इससे काम करवाओ। झाड़ू दिलवाना है, लाइटें साफ करानी है, स्टेज साफ कराना है, किसी को कपड़े इस्त्री कराने हैं, छोटा होता है ना, छोटे जाके ये ले आ, वो काम करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बड़ा हंसा हर्षद। जैन भी बहुत हंसा। मैंने कहा कि ये तुम करो। मैं बताती चलूँ कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। आप साहबजादे हैं समीना अहमद साहिबा के, और मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। मुझे याद है मेरा ताल्लुक़ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के पहले बैच से, और हमारा 3rd ट्राइमेस्टर था जब पता चला कि एक नौजवान फैकल्टी मेंबर का इजाफा होगा। और मेरे जो उस्ताद हैं, हम राइटिंग क्लास से मेरा ताल्लुक़ था, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद मरूम, उन्होंने हम स्टूडेंट्स से कहा कि अब हम सब जो आपसे 55 और 60 साल बड़े हैं, हम आपके सामने मौजूद होते हैं, तो आप सोचते होंगे कि क्या खेल लिखा जाए, लेकिन अब आपके सामने एक नौजवान हिदायतकार होंगे, तो अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, आपके लिए ये भी एक मयार बन सकता है अपने मुस्तक़बिल के खेलों को कंसीव करने के लिए। तो हमने पूछा कि कौन है, चूँकि हमने उन्हें बाहर आता जाता तो देखा था, तो किसी ने क्लास में कहा, हमारे दोस्त ने, मेरा ख्याल है नासिर महमूद ने, कि वो जो पोनी में, क्योंकि जैन साहब के उस ज़माने में बाल लंबे थे, पोनी में, तो डॉक्टर साहब ने बस हमें देखा और कहा ये वो हैं जो थिएटर ऑडिटोरियम में पैदा हुए हैं। और वो एक ऐसी बात थी जो आप जितनी मतलब बात आपने कही, मैं उसे उस वक्त से पिक्चर कर रही हूँ, और आज आपके अपनी ज़बान से सुन के बहुत अच्छा भी लग रहा है। एंड जैन साहब रामपा तशरीफ़ लाए और पढ़ाया, और उनका एक्टिंग पढ़ाने का अंदाज़ भी कुछ इसी तरह का था कि वो, मैं समझती हूँ, वो नट शेल तोड़ने वाले फैकल्टी मेंबर्स में वन ऑफ द बेस्ट थे। फिर आपने NRT हेड बने, आपने नापा को पहला डायरेक्टर फेस्टिवल दिया, इंटरनेशनल फेस्टिवल दिया, और फिर बहुत बड़े बड़े काम ऐसे ही किए। सो इनके बारे में हम ये गुफ्तगू कर रहे थे। मैं ज़रा भुदक कर वापस जा रही हूँ लाहौर ड्रामा स्कूल पर। आपने कहा कि एकदम से जो लड़कियां थीं वो तो फ़रार हो गईं, और उनके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा लड़कों का जो जत्था है वो भी। मगर ये जो क्राइसिस है, जो कि मैं बता दूं कि नापा के ज़माने तक भी रहा है, एक्टा में भी रहा है, 9 गर्ल्स 2 लड़कियां 12 लड़के। हाँ, आपने क्या किया जब ये हुआ? तो ड्रामे ढूंढे जिसमें लड़कियां नहीं थी। एक ड्रामा तो है ख्वाजा साहब का, ख्वाजा मोइनुद्दीन का तालीम बालगा जी, जिसमें 7-8 लड़के हैं जी। एक तो वो ड्रामा हमें मिला, वो एक हमने एज अ कोर्स, एज एन एक्सरसाइज, एज एन एनुअल प्ले एक वक्त में वो भी किया। एक ड्रामा था जो कि मैं उससे फेमिलियर थी, क्या नाम था, जामन का पेड़। उसमें तमाम मर्द हैं। इंतजार साहब नहीं, ये है कादिर खान का लिखा हुआ। कादिर खान साहब, हाँ। जामन का पेड़, जो कि एक अहाता है, जैसे दफ्तरों का एक है, तो उसमें एक पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आर्टिस्ट
ओह यस, है ना, you जी जी remember जी that जी play? जी। वो होता है। और फिर और जो डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कल्चर डिपार्टमेंट और बिल्कुल। प्लांट, वहाँ से लोग आते हैं और कोई उसको मेंबर बना रहा है तो कोई कुछ टिल सच टाइम एज ही डाइज, दरख्त के नीचे आके। तो वो ड्रामा था जिसमें सिर्फ मर्द थे। तो हमने कहा ये बड़ा अच्छा है। और वो पहला ड्रामा ये मैं पहले करवा चुकी थी एक दफ़े वन एक्ट फेस्टिवल में, जब मैं अलहमरा में थी। तो हमने वन एक्ट प्ले फेस्टिवल करवाया था कॉलेजेस का। उसमें मैंने एक MAO कॉलेज को ये ड्रामा दिया था क्योंकि उनको नहीं मिल रहा था और उनके यहाँ सिर्फ लड़के थे और वो बहुत कीन थे कि हम आए। तो हमारे दोस्त अब्बास शफ़ी वहाँ पढ़ाते थे। तो उनको मैंने कहा ये ड्रामा देख लो अगर तुम्हें सूट करता है तो, और उन्होंने किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। फर्स्ट या सेकंड प्राइज भी उनको कंपटीशन में मिला एंड दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने कहा एक वो ड्रामा तो है, एक तालीम बालगा है, दो तो हो गए हमारे पास, तो इन दो में हम खेल सकते हैं क्योंकि हर दफ़ा नया बैच है जी, जिसने देखा हुआ भी नहीं है। हाँ। और डायरेक्टर नया हो जाएगा। फिर हाँ। एक हमें हिंदुस्तानी ड्रामा ही था वो, उसका नाम था कुत्ते। बहुत अच्छा प्ले था। वाह। उसमें भी तमाम आदमी हैं। सही। तो वो हमें एक मिल गया। फिर और भी काम करते, अब जब ग्रुप बन गया एक नया थिएटर के नाम से, तो एक किसी NGO ने कहा कि आप हमारे लिए ड्रामा करते हैं और हमें गली गली कूचे कूचे गांव गांव जाना है। ओके। गली गली कूचे कूचे नहीं था, वो गांव गांव था। तो 2 गांव में जाना था उन्होंने। ओके। ड्रामा लेकर। और ये तो वो कोई भी मखसूस लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर ये तो मखसूस मौजू होगा कोई। हाँ। जो ये खेलों में तो हाँ, अब हमारे पास लड़कियां तो कोई नहीं है ना, और लड़कियां कहाँ जाएंगी रूरल एरियाज में। तो वो भी फिर लिखा गया लड़कों के ऊपर। और सलमान शाहिद ने वो लिखा ड्रामा, और बहुत अच्छा प्ले था जहाँ पर उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है। तो वो सिर्फ उसके बारे में बातें थीं। वाह। और वो रात का वक्त है, लालटेन लेकर ढूंढ रहे हैं और ये वो वगैरह, और फिर वो लाश मिल गई और उसके बाद में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपस की बातें कि वो पढ़ना चाहती थी, उसको पढ़ने नहीं दिया, वगैरह वगैरह। क्रिएटिव सॉल्यूशंस विमेंस, औरतों के ऊपर। वो हमने किया। फिर और एक तो इस तरह से ड्रामे एक्सपेरिमेंट के तौर पर सलमान शाहिद ने लिखे। वाह। और बड़े मज़े के लिखे और बहुत मज़े के डायरेक्ट किए, विद नो प्रॉप्स, नो नथिंग। और वैसे स्टेज के ऊपर चले गए, कहीं सड़क के ऊपर चले गए, तो वो भी किया। फिर पपेट थिएटर जब मैं कर रही थी तो एक ज़माने में बहुत पपेट्स का रिवाज था, हो गया ना। तो हमें कमर्शियली ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो दे वर डूइंग एक कैंपेन के लिए काम कर रहे थे, कोई फर्टिलाइजर्स की। उन्होंने कहा हमें ड्रामा बना दो। फिर हमने लिखा जिसमें आवाज़ लड़के की थी, अम्मा कोई होती है वो, या कोई लड़की होती है बीवी उस बंदे की, उसकी थी, और वो था सारा फसलों के ऊपर, और ये वाला फर्टिलाइज़र डालो, और वो बहुत मज़े का ड्रामा था। और रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डेड वो होता था। फिर एक था जो कि लाइव करते थे ये लड़के, उसमें एक लड़का था जो लड़की की आवाज़ बनाता था। तो वहाँ पर जो गांव वाले थे ना, उन्होंने कहा ए कुड़ी है कौन। तो वो पीछे आ गए प्रोसीनियम के पीछे, और वो एक जत्था सा आ गया, और उन्होंने कहा हमें दिखाओ लड़की कौन है। और वो लड़की की जो आवाज़ बनाता था ना, वो बड़ा ऊंचा लंबा लहीम, हाँ, बड़ा टफी टाइप लड़का था। उसने कहा नहीं, हम नहीं मानते। उसने फिर आवाज़ बना के सुनाई। ओफो, ये खुद एक खेल है वाकया। हाँ, ये एक वाकया ये भी हुआ था। वाह। तो बिहाड़ी और फिर और इस तरह की जगहों में ना, इंटीरियर पंजाब में इनका टूर था। मैं एक जगह गई थी, मैं प्रोड्यूसर थी उसकी, मगर मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी जीपों में, बसों में, इस तरह से मेरा काम नहीं है ये, तुम लोग जाओ। एक जगह में मैं गई थी, सलमान और मैं, हम दोनों, बाकी ये लोग खुद मैनेज करते थे। क्या बात है। यानी आपने तब आज़ाद खेलों पे भी काम किया। हाँ, लिखे गए, बिकॉज जो कोई सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर, वो तो हम NGOs के लिए जो लिखते थे वो लिखे जाते थे, और फिर वो हम करते थे।
और उसके अलावा फिर ये एक फर्टिलाइज़र वाला था, फिर एक और भी कोई थे, मुझे ये भी याद नहीं। उन्होंने कहा हमें 50 शोज़ करते हैं। ओके। और वो सड़क के ऊपर था, ओहो। पपेट्स के साथ, ओके 15 मिनट का, ओके। और वो प्रमोटिंग समथिंग, अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि वो क्या था। वो फिर वो भी इन्होंने किया, और वो लाइव होता था, वो उसमें माइक नहीं लगा सकते थे, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं थी क्योंकि साउंड सिस्टम नहीं था। उसमें माइक थे, स्पीकर्स रखते थे, और ये पपेट्स भी कर रहे होते थे और साउंड भी देते थे। तो ये जो एक पूरा ज़माना है जो कि निर्भर कर रहा था इस बात पर कि थिएटर का आपके अंदर शिद्दत है, आपने आपकी ज़ाती कोशिशें भी हैं, आप प्रोड्यूसर की कैपेसिटी में भी काम कर रही हैं, आप सारी दुनिया के कैरिकुलम्स के को भी जमा करने की कोशिशें कर रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा उस बारे में भी कुछ बात कर लीजिए कि जो कैरिकुलम्स के सिलसिले में आपने ख़ुद को इनलाइटन करने के लिए एफर्ट्स की। नहीं, वो तो जब ड्रामा स्कूल सोचा ना कि हमने करना है, तो फिर अब क्या पढ़ाएंगे, हमें क्या पता, हम तो कभी पढ़े नहीं किसी स्कूल में ड्रामे का, तो ऐसे ही खुदरो पौधे हैं, इधर उधर लुढ़क बुढ़क के टुड्डे बुड्डे खा के कुछ थोड़ा बहुत सीख गए। तो फिर करिकुलम जमा करने पड़े ना, हिंदुस्तान से तब जरा राब्ता आसान था, तो वहाँ से कोई आ रहा था, उससे कहा कि तुम ले आओ, वो ला दिया। फिर ईमेल्स के कहीं जहाँ पर कोई पता चला कि जी वहाँ स्कूल है, मेलबर्न में कोई स्कूल है ऑस्ट्रेलिया में, आई रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया, उनको कहा कि क्या पढ़ाते हैं उन्होंने अपना सिलेबस भेज दिया। क्या बात है। तो वो हमने उसमें से निकाली चीज़ें, एक दो और इस तरह से मिल गए, तो उसमें से काफ़ी हो गए। बट मैं जो NSD का था ना जी, वो तो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था, तो उसमें से हमने चीदा कुछ कि हम इतना ही कर सकते हैं, हम इतना बड़ा तो नहीं बढ़ा सकते। 3 साल का कोर्स तो हमने नहीं करना, हम तो 7-8 महीने का पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। सही बात है। तो उसको सिंप्लीफाई करके, और वो फिर बाकायदा छपाया गया, सिलेबस छपा था हमारे पास कि क्या क्या कुछ हम करेंगे, फैकल्टी कौन है हमारी, और ये वो वगैरह, वो है कहीं पड़ा होगा मेरे पास वो। और आपकी किताब में शामिल होगा? ओहो, वो किताब में कुछ हमें इस आपकी ये सारी जो जर्नी है फिर आपको तहकीक की तरफ भी ला रही है। तहकीक की तरफ भी लाई। मैं ये भी आपको बताती चलूं कि मुझे जो सारा प्रोसेस होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल बहुत लगता है उसमें। जो प्रोसेस ऑफ रिहर्सल्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, जो आप एक चीज़ बना रहे हैं, आप एक किरदार बना रहे हैं, किरदार की सोच क्या है, उसकी लुक क्या है, वो सोच वो बोलेगा कैसे, और वो इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो मैं नहीं हूँ, वो किरदार है। अपने आप की नफ़ी करना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए, कर नहीं सकते, और करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपना आप ज़ाहिर रहता है, आपकी फिजिकल बीइंग तो वही है ना, आप अपने शक्ल और आप अपना जिस्म तो नहीं बदल सकते, आपका कद छोटा है, मैं छोटा ही रहूँगी ना, तो और जितनी मोटी हूँ उतनी ही रहूँगी, तो वो तो रहता है आपका साथ, मगर आप अपनी सोच को मॉडिफाई तो नहीं मैं कह सकती, अपनी जो सोच है वो आपने उस किरदार की सोच बनानी है, एडेप्टेबल होना। हाँ, वो कहाँ तक आप कर लेते हैं, कहाँ तक आप अपनी सोच को अलहदा रख देते हैं। ऑफ कोर्स आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि सोचने का अमल तो आपका अपना है ना, है ना, तो वो ये तो नहीं है कि कोई और आके सोच रहा है, आपका अपनी सोच है, तो अपनी सोच के मुताबिक कि ये किरदार कैसा होगा, आपने वो फिर क्रिएट करना है। सो ये तो बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि टेलीविजन पे तो रिहर्सल, और ज्यादा आप टेलीविजन किया करती हैं। अब जो टेलीविजन के ऊपर काम हो रहा है आजकल जो है, उसमें तो सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता जी। आपको स्क्रिप्ट मिला है, आपने थोड़ा सा डिस्कस किया है, अगर कोई बहुत खतरनाक कोई चीज़ है या कोई बहुत एक्साइटमेंट है उसमें, तो वो आपका डायरेक्टर आपको बता देगा कि ये, या 1 लाइन पढ़ लें और आप उसके बारे में सोच लें कुछ, अगर आपने सोचना है। मगर बाय एंड लार्ज आपने जो कुछ सीखा हुआ है, जो आपको आता है क्राफ्ट, आपने वही करना है। बहुत सारे ड्रामों को तो मैं कहती हूँ कि वो इस्त्री किए हुए हैं
सॉरी बट आई कुडंट रेसिस्ट। नहीं, देखिए ना, जब कपड़ा मुचड़ा हुआ होता है जी तो उसमें बहुत सारे ऊंच नीच होते हैं, जी है ना, और कोई बहुत ज्यादा ऊंची चीज होती है, कोई कम ऊंचा होता है, कुछ उसका शिकने उसकी एक अपनी टेक्सचर होती है। बिल्कुल। तो जब आप उसको इस्त्री कर देते हैं तो उसकी सारे ऊंच नीच जो हैं, इधर उधर की चीज़ें हैं, फैलाव है, वो सारा ख़त्म करके और आप उसको एक स्मूथ सरफेस बना देते हैं। तो बहुत सारे ड्रामे हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल वन डायमेंशनल, बहुत हुआ तो टू डायमेंशनल। उसकी डेप्थ कहाँ गई, उसकी जो किरदार हैं उनकी सोचें कहाँ गई, उनकी बैक स्टोरीज कहाँ गई, वो क्यों ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इसका उनका रवैया इस तरह से क्यों है, ये सारी चीज़ें जो है ना, सब में मैं नहीं कहूँगी जो टेलीविज़न पर आपको नज़र आते हैं, सब नहीं, मगर कुछ कुछ कभी कभार ऐसे नज़र आते हैं जो बहुत स्त्री हुए हुए होते हैं। और एक ज़माने में बहुत ज़्यादा था ये, जब ये नया नया एकदम से ये हुआ था ना, गहवारा, बिल्कुल फूल खिले थे अचानक हमारे, बहुत सारे आ गए थे, 3-4 चैनल्स आ गए थे, 3 चैनल्स आ गए थे इकट्ठे ही, वन आफ्टर द अदर। तो फिर लिखने वाले भी नहीं थे जी, लोग कम थे, तो उसमें कुछ ऐसे लोगों ने फिर ड्रामे लिखे जो कि बिल्कुल ही स्त्री हुए हुए थे। स्त्री धोबी से धुल के आए थे। ये 2 डायमेंशनल ड्रामे का क्योंकि आप जिस ताबनाक वक्त के अंदर एक क्रिएटर भी थी और इन्फ्लुएंस भी हो रही थी ड्रामे से, ड्रामा तख्लीक भी कर रही थी, तो आप बिल्कुल बात मेरी समझ पाएंगी और मुझे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि उस वक्त का जो पाकिस्तान था वो ड्रामे की सिन्फ से कितना असर ले रहा था और तख्लीक हो रहा था समाज। अब भी रिश्ता तो कायम है मेरे नाक़िस राय में, मगर ये जो तासुर अब जो असर ले रहा है समाज 2 डायमेंशनल ड्रामे से या 1 डायमेंशनल ड्रामे से, उससे क्या पैदा हो रहा है? नहीं, देखिए, मैं लेट मी करेक्ट यू लिटिल कि सारे ड्रामे नहीं हैं 2 डायमेंशनल, सब में नहीं है, कुछ में है डेप्थ्स। So आप कहती हैं जनरली इट्स फाइन, टेलीविजन इज फाइन जनरली? नो, देखिए, फाइन तो कभी भी, परफेक्शन तो सवाए अल्लाह मियाँ के और कोई भी नहीं है, ठीक है ना। परफेक्ट तो वो है खुदा की ज़ात। हम तो हम कुछ भी कर लें, हम उसके बराबर परफेक्ट नहीं हो सकते। हम बेहतरी कर सकते हैं अपने काम में, कोशिश कर सकते हैं कि हम एक्सेलेंस की तरफ जाएं, है ना। वो अपने हवाले से कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, और सबसे बड़ी रिसोर्स ये यहाँ क्या है ना। तो हम थर्ड वर्ल्ड मुल्क में हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं हर लिहाज से, तो हम बहुत ज़्यादा, आई फील कि हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मुझे यूँ लगता है। हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, और मैंने इतना ज़्यादा देखा है और इतने उससे मरहलों से और वक्त से मैं गुजरी हूँ कि मैं ये भी देखती हूँ कि बेहतरी हो रही है, पहले से बहुत बेहतर हो गया है। एक वक्त में जहाँ मतलब स्क्रीन हमारा अच्छा लगता है, स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो उसकी जिस तरीके से लाइट किया हुआ है, जिस तरह से आप किरदारों को मूव कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे अच्छा लगता है। कुछ ड्रामों में नहीं लगता, मगर जब इतना ज़्यादा काम हो रहा हो, आपके दिन के 50 ड्रामे अगर चल रहे हैं, तो सारे तो अच्छे नहीं हो सकते ना जी। उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं अच्छे होंगे, उनकी रेटिंग भी नहीं अच्छी आएगी, फिर वो आइंदा ज़रा मेहनत और कर लेंगे। तो मैं कभी मायूस नहीं होती, क्योंकि मैं कहती हूँ इंसान जो है हमारे, मैंने देखा है उनको कोशिश करते हुए कि हम और बेहतर करें। चैनल्स जो हम कहते हैं कि भाई ये बड़े हम चूं करते हैं, इनके पैसा नहीं लगाते हैं, चाहे ये फ्लां 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 फ्लां, बहुत हम चूं करते हैं, मगर वो भी चाहते हैं कि अच्छा हो, काम अच्छा होगा तो वो उनका नाम बनेगा और वो और ज़्यादा उससे कमा सकते हैं। कोशिश उनकी भी ये है, हमारी भी कोशिश ये है, एक्टर्स की भी कोशिश ये है कि हम अच्छा काम करें ताकि हमें आइंदा काम में हमारा भी नाम बने। तो सब लोग कोशिश अपने तय कर रहे हैं,
कहीं ज़्यादा कहीं कम, डिपेंडिंग के आपको ये भी देखना होता है कि आप किस सर्कमस्टांस में आप ड्रामा कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है कि ऑन एयर हो गया है ड्रामा जी, और साथ साथ आप उसको बना भी रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। वैसे हमें ज़रा से थोड़े से कम करने पड़ते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ऑन एयर ड्रामा, मैं सिर्फ बिल्कुल अपनी समझ के लिए सवाल पूछ रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक ड्रामा चल भी रहा है और बन भी रहा है तो उस वक्त जो कनेक्शन विद ऑडियंस है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है स्टोरी को भी, और वो एक अजीब तरह का, नहीं, यू आर नॉट नो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्योंकि देखें आप जो देखिए आज जैसे आपने 50 एपिसोड करने हैं, 50 में से 20 कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 50 का कुछ काम हुआ है, तो उन्होंने ऑन एयर कर दिया। तो अब वो बाकी के जो गैप्स हैं वो फिल इन करने, वो आपके 10 में जो आपका किरदार है आप उससे अलग तो नहीं हो सकते। अगर आपका किरदार था जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, तो 10 में या 20 में पसंद नहीं आया, तो आपको पता चला फीडबैक 10 एपिसोड के बाद जो डेली चल रहे हैं, तो वो आपको 10 एपिसोड में यूं गुजरता है, 2 हफ्ते में आपको पता चल गया कि ये किरदार अच्छा नहीं है, या मैंने अच्छा नहीं किया, या लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो मैं अब चेंज तो नहीं कर सकती ना उसको। मगर वो जो आपको फीडबैक भी मिल रहा होता है, अब आप जो सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको पता है कि मेरे बारे में दुनिया क्या सोच रही है, इस किरदार के साथ उसका रब्त क्या बना हुआ है। सो मेरी मुराद उस रिश्ते से थी जो बन भी रहा है और आप अभी सेट पर ही हैं। देखिए रिश्ता मेरे हिसाब से अगर आपका बनता है ना ऑडियंस के साथ, तो वो थिएटर में बनता है। वो आप करती नहीं है, मेरा इतना शिकवा है आपसे, मैंने इतना काम किया हमें नहीं देखने को मिला ना, तो मैंने अब नहीं होता मुझसे। ओके, तो असल रिश्ता जब बनता है आपका किसी ऑडियंस के साथ, आप किसी किरदार का, वो आपका स्टेज पर बनता है कि आपने वो किया और आगे से आपको कनेक्शन आपको खुद ब खुद पता चलता है। ये भी एक मैजिक है। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ और मैं अशश करती हूँ कि ये मैजिक किस तरह से होता है, मगर ये एक मिस्ट्री है और ये एक मैजिक है कि किस तरह आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं स्टेज के ऊपर, और आपको आधे सेकंड में पता चल जाता है अगर वो आपके साथ नहीं है, आप कुछ कर रहे हैं और आप को पता चल गया कि वो नहीं है, ऐसे पता चलता है। आप ये रिश्ता मेरे साथ ये ऐसे हुआ है। एक ड्रामा हम कर रहे हैं अलहमरा में, और मुझे लगा कि मैं और एक बंदा हम बिल्कुल डाउन स्टेज खड़े में तकरीबन ऑडियंस के बिल्कुल करीब हैं, और हमारा डायलॉग चल रहा है, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और ऑडियंस हमारे साथ नहीं है, देख भी नहीं रही हूँ मैं ऑडियंस को, और बस कनेक्शन नहीं है। क्या वजह हुई, कैसे हुआ? तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को टर्न करके देखा, तो सारे लोग जो थे फ्रंट रोज में जो बैठे हुए थे जी, जिनका कनेक्शन बिल्कुल ही टूट गया था, वो एक चूहा था। वो एक साइड से निकला और वो पूरा जो सामने का आयल था उसमें टहलता टहलता यूं करके जा रहा था, और लोगों ने अपने पैर ऊपर किए हुए थे। God, you noticed that disconnect. I saw the thing. ये चूहा आपने बाद में देखा, मगर उनका खौफ आपको या डिस्कनेक्शन आपको कम्युनिकेट हुआ। वाओ, वाकई थिएटर की परफॉर्मेंस कनेक्शन की इतनी खूबसूरत मिसाल आपने दी है, और इतनी जल्द एकदम पता चल जाता है, एकदम पता चलता है कि लोग आपके साथ हैं। आप दूसरी बार ये मेरा सवाल गोल कर गई हैं, मैं फिर भी पूछूंगी, आप मिस नहीं करती हैं कनेक्शन? वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो काम है जी, और रहा है, जो मुझे जो प्रोसेस है ना जी, मुझे मेरा फोकस उस पे ज़्यादा होता है। मुझे मेरी दिलचस्पी वो है इन क्रिएटिंग अ कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर बन गया और लोगों को पसंद आया, ओके, अगर नहीं पसंद आया तो भी ओके, बट यू आर हैप्पी इन द ब्लिस ऑफ योर कि मैंने एक क्रिएट किया।
मेरा तो वो मकसद था, एक क्रिएट करना, एक चीज़ क्रिएट करना, एक ड्रामा क्रिएट करना, उसकी रिहर्सल्स, उसके अगर मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो वो सारा क्रिएट करना। और मैं कभी कभार अजीब सी बात कि मैं खाली स्टेज पर आके बैठती थी, ऑडियंस में जो फ्रंट रो है उस पर बैठती थी और उसको स्टेज को देखती थी एक हैरानी से कि वाह, अभी यहाँ पर आएंगे कारपेंटर्स, आएगा वो यहाँ पर सेट लगाएगा, लाइट हुई हुई है वो उसने ऑन करनी है, और शाम को यहाँ पर परफॉर्मेंस होगी, यहाँ पर लोग होंगे और यहाँ परफॉर्मेंस होगी। अब इस वक्त यहाँ कुछ नहीं है। इट इज़ अ मैजिकल थिंग। और वो एक कनेक्शन बनेगा, एक आर्टिस्ट यहाँ पर आएगा जो कि गाना गाएगा और वो अपना बेस्ट गाना गाएगा और यहाँ लोग उसको सुनेंगे और ये उनका कनेक्शन बनेगा, ड्रामा होगा, एक कनेक्शन बनेगा। ये मुझे तो बहुत फैसिनेट करता है और अभी तक करता है। So, ये मैजिक और वो ये मैजिक है, एंड मैजिक ऑफ कहानी सुनाना, या जो ड्रामा है वो कहानी ही है ना, हम कहानी सुना रहे हैं जी, और ये कहानी हमारे जो लोग जो देख रहे हैं वो कैसे परसीव कर रहे हैं। पूरी एक कम्युनिटी बिल्ट होती है इस पर, उस मैजिक पे खड़ी है। वो एक मुझे मैजिक लगता है, ये मेरे लिए मैजिक है और आज तक मैजिक है। वाह। प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, सो अगर मिस मार्वल के प्रोसेस के बारे में बात की जाए, मैं उस किरदार को जब आपको अप्रोच किया गया, वो कहानी कैसे आपसे बात करने लगी, आपका क्या मामला रहा? क्योंकि वर्क प्रैक्टिस जो है, क्योंकि टेलीविज़न पाकिस्तान का या पाकिस्तान की फ़िल्म और फिर इस तरह किसी दूसरी तर्ज की प्रोडक्शन में आप काम करें, सो कुछ अगर कोई तफावुक है तो उसके बारे में भी कुछ बात कीजिए, और नहीं है तो यूं ही भी मिस मार्वल के प्रोसेस के सिलसिले में कुछ कहिए। देखिए, प्रोसेस तो वही होता है हर जगह जो आपने स्क्रिप्ट का और किरदार का होता है। अब टेलीविज़न में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता रिहर्सल्स का, जी, इसमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था रिहर्सल्स का, मगर उतना भी कम नहीं था जितना यहाँ है। सही है। तो रीडिंग्स हमने सबने की, कोविड का ज़माना था तो जूम पे रीडिंग्स हुई अपने अपने इलाके में बैठ के और जूम मीटिंग्स में, और फिर डायरेक्टर के साथ अलहदा मीटिंग्स हुई कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किरदार के बारे में कैसा करना है, और फिर ऑन द सेट भी रिहर्सल्स हुई। सीन शुरू करने से पहले पूरी एक सीन की पूरी रिहर्सल्स के काफ़ी ज़्यादा थी उसके अंदर, जो हमारे यहाँ नहीं होती। मेरा रोल तो कोई ऐसा नहीं था जिसमें एक्शन है या कोई जादू करना है या कुछ ऐसा, वो तो नहीं था। मेरे तो सादे सादे नानी के सीन्स थे, तो उसमें इतना नहीं था, मगर रिहर्सल्स उसमें थी। हर सीन में हम सेट के ऊपर 5-6 विद मूव्स विद कैमरा रिहर्सल्स करते थे। और अभी हम लाइनें अपनी याद करके आए हुए हैं कि सेट पर हम याद नहीं कर रहे हैं, वो हमें याद है। सही। तो जो हमें पता है आज ये वाले सीन होने, तो हम एक दिन पहले या रात को बैठ के उसको अच्छी तरह से दोहरा लें, और जो भी फ्री टाइम हमारा है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें कि याद हो जाए। तो आप जब वर्ड परफेक्ट हो जाते हैं फिर आप उसके अंदर थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। आपका जहन नहीं होता कि मैंने आगे क्या बोलना है और कैसे करना। तो वो उसमें था, वो इतना मार्जिन हमारे पास था कि हम कर सकें, और डायरेक्टर के साथ भी कि मैं ये कर लूँ तो ये कैसा रहेगा, मैं दिखा रही हूँ आपको ये करके, टेल मी इफ इट इज़ राइट, है ना। उसमें गो के नानी के किरदार में क्या ही कुछ कर लेना था मैंने, जो कि ऐसा दिखाने का मतलब, फिर भी कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, तो डज दैट वर्क फॉर यू। मैंने महसूस किया है कि एक फ्रेम वाले किरदार में लोग हमने मुझे लगता है कि आपकी जो इस वक्त जिस कदर और भी वैरायटी में आपको कैरेक्टर्स दिए जा सकते हैं, मुझको तो लगता है कि उस तरह नहीं मिले। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं मिले?
you still can be explored. There is always, you see, there is no thing जो कि कहीं एक जगह रुकता है काम, है ना. और एज की बात होती है, रिसोर्सेज की बात होती है, वक्त की बात होती है कि आप किस वक्त में हैं. अब मैं अगर इस वक्त हूँ और मेरी फिजिकल लिमिटेशंस हैं कि मैं ज़ाहिर है नौजवान किरदार तो नहीं कर सकती, मच दैट आई वुड लाइक टू, मगर नहीं कर सकती. तो जो मुझे किरदार मिल रहे हैं उसके अंदर कितना मुझे मार्जिन मिल रहा है. कहीं पर बहुत मिल जाता है, कहीं पर नहीं मिलता. ये भी मैंने देखा है कि हम जो मर्जी कर लें, हमने सारा का सारा अपना टेलीविज़न जो है वो विमेन बेस्ड कर दिया जी, है ना, मगर हम घरेलू कहानियों से बाहर नहीं निकलते. हम लड़कियां बाहर काम कर रही हैं, औरतें बहुत कुछ करती हैं, उनके बहुत चैलेंजेस होते हैं, हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे जी. हम सिर्फ घर के अंदर जो चैलेंजेस हैं, सिचुएशंस हैं, हम सिर्फ उनको एक्सप्लोर करते हैं, है ना. तो हमने बाहर नहीं निकाला औरत को, और बाहर की कहानियां उसकी नहीं की. जब हम मर्दों की तरफ आते हैं तो उनके किरदार हमेशा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जी. सनकी से होते हैं, कोई उनके ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जी. अब्बा हैं तो वो उन्होंने बहुत गुस्से वाले हैं या बहुत रहमदिल और बहुत प्यार करने वाले हैं, तो उनके बहुत तरह डेफिनेशन ज़रा ज़्यादा होती है और वो उसमें रहते हैं. या अब जो हम जैसे बाहर निकले हैं, घरों से बाहर निकले हैं, तो हम बंदूकें, छुरे, चाकू, लड़ाई मार कुटाई की तरफ आ गए हैं कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका स्केल बहुत बड़ा है. एक्चुअली यस, है ना. कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है कि एक कबीला दूसरे कबीले से ये यूं हो रहा है ना. तो एक कबीला दूसरे कबीला, और वो आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में कई हजार लोगों को कत्ल कर दिया. मतलब लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है ना. सही. मगर जब हमारे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो हमारे तो छोटे छोटे होते हैं कि आज खाने में नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया, है ना. ये लड़की बहुत बेकार है, इसने फलां से बात क्यों की, इसको बाहर निकाल दो. हम तो इतना करते हैं. देयर इज़ नो मर्डर, देयर इज़ नो गन्स, देयर इज़ नो चाकू छुरा जो कि घोंप दिया किसी ने. कोई मारा मारी नहीं होती, और वहाँ पर मारा मारी के बावजूद लोग जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, है ना. एक कबीले ने दूसरे कबीले के सरदार को मार दिया या उसके बच्चे को मार दिया, तो सरदार जो है वो भी खड़ा हुआ है, कोई नहीं, मेरे 4 बच्चे और हैं. बहुत बारीक नक्श है जिसको की निशानदेही हुई है इस वक्त कि नॉर्मलाइजिंग द वायलेंस. यस, इट्स वेरी डीप एंड बड़ी संगीन बात है. सो एक तो आपने बहुत, मुझे गुफ्तगू में मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि मसले से पहले आप हल पे बात कर लिए लगती है. मसले से पहले आप हल बताती हैं, फिर उसके बाद मसले पे निशानदेही करती हैं. तो मैं इसका तो मुझे हल समझ में नहीं आ रहा कि एक आपने अभी कहा कि औरतों की बाहर की जिंदगी के ऊपर मौज़ूआत होने चाहिए. नहीं किया है हम बिल्कुल उस औरतों की साइकी, उनके मसाइल, जब वो बाहर निकलती हैं उनके क्या मसाइल होते हैं, किस तरह से बाहर वो काम करती हैं या काम नहीं करती हैं, व्हाटएवर, वो हमने मसाइल कभी डिस्कस ही नहीं किए. और अगर किए भी हैं तो वो बहुत सतही तौर पर किए जाते हैं. एक ऑब्वियस सी बात जो होती है उस पे किए जाते हैं. उसकी इंट्रिकेसीज जो हैं, उसकी बारीकियां जो हैं, उनके ऊपर कभी हमने नहीं गौर किया. कभी नहीं. कुछ ऐसा ही किरदार यकीनन होना चाहिए. अगर अब आपके लिए कोई लिखना चाहे तो हमें पता चल गया है दैट समीना अहमद साहिबा के लिए कोई ऐसा ही किरदार लिखा जाना चाहिए इस वक्त. हाँ, लिखे कोई जो अभी इस गुफ्तगू में जिनसे हम मुखातिब हैं, इस गुफ्तगू में जो हमें बता रही हैं कि कहाँ से चलती और लुढ़कती फिर खड़ी होती, ना रुकने वाली एक मुज़ाहमत के साथ आप 50 साल ज़िंदगी के इस काम को दिए आपने. ये किरदार कोई होने चाहिए, न सिर्फ ख़वातीन के लिए, बिलखुसूस समीना अहमद साहिबा के लिए. और ये बड़ी जो नए राइटर्स हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी. बिल्कुल लिखें और किसी तरह ढूंढें किसी डायरेक्टर को. मुश्किल होगा.
नहीं, इतना मुश्किल शायद ना हो, क्योंकि ये हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं वो, एंड दे कैन आस्क, एंड हम बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे। हाँ। क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, और मैं 20 बरस पहले इस सफ़र में आई और सोच रही थी कि 5 साल बाद सब सही हो जाएगा। फिर 5 साल बाद मैंने सोचा अगले 5 बरस में कुछ ठीक होगा, और अब अगले बरस पूरे 20 बरस हो जाएंगे मुझे थिएटर में और दूसरी फॉर्म्स में भी। और आपके साथ तो सारी मुझे जो कॉन्वर्सेशन है, मैंने उसे अपने दिमाग के किसी करियर कंसल्टेंसी कॉर्नर में सेव किया है, क्योंकि आपने उस तन्हाई का भी जिक्र किया है जो आपने लीडरशिप पोजीशन पर महसूस की है, आपने कंटेंट के हवाले से भी कॉन्वर्सेशन की है। मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आप भी एक भरपूर फ़नकार हैं, और चूँकि हमने ज़ैन साहब के साथ उनसे पढ़ा भी और उनके साथ काम भी किया, वो भी बहुत तख्लीकी तौर पे भरपूर इंसान है। सो आपके कभी जब घरेलू मामलात में, यानी कोई क्रिएटिव वेंचर में अगर साथ काम कर रहे हैं, कभी किया, अगर किया तो क्रिएटिव डिफरेंसेस आए? अगर आए तो क्या हुआ? बहुत। मेरे ज़ैन के साथ बहुत डिफरेंसेस थे। जब वो डायरेक्ट कर रहा था तो ऑफ कोर्स मेरे डिफरेंस थे। ओके। तो मैं उसको कहा भी, उसने कहा कि नहीं अम्मी, आई वांट इट लाइक दिस। ओके। आप ऐसे ही करेंगे। तो ये एक डिसिप्लिन की बात है जी, कि जो डायरेक्टर है आप उसको सजेशन दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मगर फाइनल वर्ड डायरेक्टर का है जी। वो आप एग्री करें या ना करें, आपको करना वही है जो डायरेक्टर ने कहा है। तो ये तो डीएनए में है कि डायरेक्टर की बात माननी है आपने। आप बेशक अंदर से तिल मिला जाए कि ये इसने सही नहीं कहा, मगर करना तो वही है। तो वो तो हमारे होते हैं डिफरेंसेस रहे। एंड थोड़ा इसी से लगते हुए मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो ट्रेनिंग का ज़माना था, क्या था? जो ट्रेनिंग का ज़माना था, जैसे आपने कहा हम तो खुद रॉ पौधे हैं, जैसे खुद बढ़कर जो छीनना या मिला, हाँ। वो मिला या छीना या दोनों? देखिए, छीना तो नहीं जा सकता, हाँ, मिलता ही है। मिलता ही है। हाँ। खूबसूरत बात है। और वो आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना किस कोई देता है आपको नॉलेज अपनी। और जब आप ड्रामा कर रहे हैं तो डायरेक्टर तो चाहता है कि आप अच्छा करें, क्योंकि उसका ड्रामा है, उसके किरदार हैं, तो वो कोशिश तो उसकी पूरी होती है कि आप उसको अच्छा करें। ये तो हमारे लिमिटेशंस होती हैं, हमारी कोताहियां हैं, हमें आता नहीं है काम, क्राफ्ट नहीं आता, तो हम वो पूरा नहीं कर सकते, तो वो फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। शोएब हाशमी साहब के साथ आपके जो भी एक लर्निंग एंड शेयरिंग द नॉलेज एंड विजडम, वर्किंग विद और अंडर हिम, वो क्या? अंडर हु? शोएब हाशमी साहब। शोएब हाशमी साहब के साथ मैंने काम जो था वो तो टेलीविजन का थोड़ा सा किया, जो सच गप था, टाल मटोल था, अक्कड़ बक्कड़ था, ये किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे ज़ैन मेरी गोद में था तब जब हम कर रहे थे सच गप। तो वो ये था कि मैं जाती थी कम देर के लिए, मेरा इतना इंटरैक्शन पूरे ग्रुप के साथ कम हो था, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था। मैं अम्मी के पास छोड़ के जाती थी या मैं अपने साथ लेकर जाती थी। मैं अपने चंक जो रिकॉर्ड करना है वो मैं किसी को पकड़ा देती थी, फिर ज़ैन। तो वो वहाँ पर कोई कैमरामैन ने पकड़ लिया गोदी में ले लिया उसको, छोटे से बच्चे को, या मैंने वही स्टूडियो में ही कहीं इधर या स्टूडियो के बाहर कोई ना कोई उसको गोद में उठा लेता था, जितनी देर मैंने अपना चंक रिकॉर्ड किया, और फिर मैं उसके पास। ये जो सपोर्ट लेवल था, आपको लगता है उस वक्त के ज़माने से आज के वक्त में लोग ज़्यादा सपोर्टिव हुए हैं, या आपके वक्त में ज़्यादा थे women working towards towards children? अब ज़ैन को देखिए, बच्चे उसके नापा में ही पलते थे। ये तो है ना, वो साथ साथ होते थे। एक वक्त में तो आई थिंक अली की सालगिरह थी, तो उसने अपने क्लास के बच्चे मंगाए। वो कोई अली बाबा 40 चोर का ड्रामा था जो ज़ैन ने कहा था आज हम इनकी क्लास के बच्चों के टिकट हम लेंगे और हम उनको इनवाइट करते हैं। तो वो सारे आए हुए थे। वो मुझे याद है, बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था
और उसके कोई और दोस्त इधर बैठे थे और बहन यहाँ मेरे पास बैठी हुई थी, नंगे पैर था। उसने देखा वालिद साहब जो है वो स्टेज के ऊपर आए हैं, तो वो भागता भागता जाके खड़ा हो गया उनके साथ, जो वो अनाउंस कर रहे थे कि ये है, नंगे पैर। और वो तस्वीर मेरे पास है। क्या बात है। तो वो भी वहीं पर ऐसे ही रहता था, दोनों बच्चे ऐसे ही पल रहे थे। मगर वो लोग थे जो कि बर्दाश्त कर, क्लास भी ली रहन ने विद अ चाइल्ड। जी बिल्कुल, है ना। अब वो नहीं कहीं छोड़ के आ सकता, क्या करें। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह मैनेज कर पाते हैं। और बिल्कुल सही बात है। उसने भी क्योंकि देखा था कि वो एक्चुअली कि मैं भी ऐसे ही काम करती हूँ कि मेरे बच्चे साथ में हैं, वो साथ में ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं या मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं या रिहर्सल हो रही है तो वो हॉल की कुर्सियां गिन रहे हैं और फिर वहीं जमीन पर सो भी गए हैं। The way you have just normalized your work life, you shared your work life with your children जब वो बहुत ही छोटे थे, तो वो as parent उनमें नजर आ रही है बात कि he feels safe to do so. Wow. तो हमारा तो ये बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है कि चिल्ड्रन कैन गो, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ बच्चे साथ जा सकते हैं, उसमें कोई ऑकवर्डनेस की बात नहीं है। लॉकडाउन पाकिस्तान के लिए एक ऐसा वक्त था जिसमें बहुत सारी बातें हो रही थी और जो बहुत मखसूस कुछ बातें थी, उसमें एक आपकी शादी थी। मेरी क्या? आपकी शादी उसमें से। पाकिस्तान अगर अपनी तारीख लॉकडाउन की लिखेगा, जो कि लिखेगा, तो उसकी जो हाइलाइट्स होंगी उसमें एक आपका ये ज़िंदगी का एक नया सफ़र ज़रूर शामिल होगा। अच्छे अल्फाज में लोगों ने बहुत मोहब्बत से देखा, उसे प्यार मिला आपको, मगर बिल्कुल आपकी तस्वीर जो है उसे देख के लगता था कि आप और मंजर साहब मुहावरा हैं कुछ अरसे के लिए हर चीज़ से। एंड कुछ इस बारे में बताइए कि ये आनंद फानंद था या क्या था? नहीं, इतना आनंद फानंद तो नहीं कुछ भी होता। टाइम तो लगता है कि जब हमारी मुलाकात हुई उसके बाद में एक दूसरे को जानना, बातचीत करना, पता करना कि क्या है, आपका जहन कैसा है, मेरा जहन कैसा है, वैल्यू स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या है, डू वी लाइक द सेम थिंग्स और नॉट। क्योंकि अगर कोई मतलब किसी दूसरी तरफ को जा रहा हो मैं तो फिर तो नहीं हम आहंगी नहीं हो सकती। तो जब हमने देखा कि हम बहुत एक जैसे हैं, कुछ हमारा जो रहा है पास्ट, जो हमारी ज़िंदगी के सफ़र रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं, मिलते जुलते। तो फिर हमने कहा कि अगर साथ रहना है तो फिर मतलब शादी कर लेते हैं। साथ रहते हैं तो 1 से 2 भले। क्या बात है ना। तो ज़रा जो भी आई थिंक कि ये है कि एक और ये चैलेंज होता है ज़िंदगी का कि किसी दूसरे इंसान के साथ रहना, उसको समझना, उसके साथ एक और अपनी आइडेंटिटी बनाना, जी, ये भी तो एक चैलेंज है ना जी। तो चैलेंजेस तो जिंदगी में अगर ना हो तो मज़ा नहीं है ना। वाह। तो और आपने... ये चैलेंजेस अपने लिए होते हैं। हाँ। किसी को दिखाने के लिए नहीं होते, किसी को जिताने के लिए नहीं होते, ये तो अपना चैलेंज है। हाँ। आपने अपने लिए सेट किया होता है। क्या बात है ना। ये ज़हनी मश्क है ये रिश्ता आपके लिए एक। हाँ, चैलेंज ऑफ कोर्स चैलेंज है। अब उस चैलेंज में मैं पूरी उतरूंगी कि नहीं, और वो भी तो वो भी देखा जाएगा, वक्त बताएगा। सो इट्स गोइंग माशाल्लाह वेल एंड अभी तक तो सही है। इंशाल्लाह अल्लाह महफूज रखेगा। हाँ। और महफूज रखे। मगर ये भी होता है ना कि आप 2 हैं और अब इस वक्त में हम इकट्ठे रह रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में इट्स एन एडेड फन थिंग ऑल्सो कि आप अब ज़िंदगी को और तरीक़े से देखते हैं। हम दो जो है नई तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, एक जगह जाते हैं तो उनका अपना रिएक्शन है, मेरा अपना रिएक्शन है। तो वो और कुछ इस वक्त तक तो आदतें बहुत सारी पक्की हो चुकी होती हैं, तो कोई ऐसी आदतें हैं जिनका टकराव होता है आपस में? बहुत सी आदतें हैं जिनका टकराव होता है, बहुत ज़्यादा है। कुछ बताएंगी आप? तो वो नहीं, मतलब हमारे तो टाइमिंग्स बहुत फ़र्क हैं। ओके।
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब मंज़र का खाने के वक्त फ़र्क है, मेरे खाने का वक्त फ़र्क है, उठने का वक्त फ़र्क है, सोने का वक्त फ़र्क है, हर चीज़ का वक्त फ़र्क है। तो यानी अगर इतने ज़्यादा भी अगर आपके अपने पार्टनर से कंपैटिबिलिटी नहीं है तो भी आप एक ही कुछ और बात ही है जो आपको जोड़ती है यानी। भाई ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। पर इन क्या माइनर आप चीज़ों पे इकट्ठा लोग खाना अलग हो खाएं, जाते हैं मैम। आप इकट्ठा खाना खाएं, क्यों? आपको भूख लगी आप खा लें। फिर आप खा लें, हाँ, मसाला की बात नहीं। जिसको भूख लग रही है वो खाना खा ले। साथ हमने बैठ के एक दूसरे को निवाले तो नहीं खिलाने, अपने मुंह में डालना। सो ट्रू। है ना? मगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है ना, हमारी जनरेशन ने इन बातों पे ब्रेकअप्स किए हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा हमें रिविजिट करना चाहिए कि हमारे Criterias ऊपर को। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएं, क्योंकि समहाउ हम ये जब जो ही हमारी दोस्ती अगर होती है ना, एक बड़ा अच्छी दोस्ती चल रही है, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस और होती हैं, वो वाली एक्सपेक्टेशंस ही रहें और आप शादी कर लें, तो वो अच्छा वक्त गुजरता है, सही रहता है। और ये तो हमने कहा था कि भाई हम एक दूसरे को बदल नहीं सकते। ओके। है ना? अब हमारी इतनी उम्रें हैं और हमारे अपने थॉट्स हैं और अपना रहने सहने का तरीका है, तो हम बदल नहीं सकते। हम और अपने तौर पर कोशिश करें कि भाई अच्छा उसने इस वक्त ये करना है तो चलो आई विल वेट अप, थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लूँ। मंजर बहुत दफ़ा ये करते हैं, हालांकि वो रात को जल्दी खाना खाते हैं, वो 7:30 बजे 7 बजे खाना खा लेते हैं। मैं आती हूँ रात को 10 बजे, तो कई दफ़ा होता है भाई आप आ जाएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ आप खा लेंगे? नहीं नहीं, आज इकट्ठा खाना खाएंगे। तो वो इस किस्म की बात है, या इकट्ठे कहीं बाहर जाना है, एक दूसरे का साथ देना, तो इस तरह की बातें होती हैं। मगर ये कि आप कहें कि वो बदल जाएं और वो बिल्कुल जैसी मैं हूँ वैसा बने, क्लोन्स तो नहीं ना बनाने हमने। बिल्कुल। वाओ, आई मीन छोटी छोटी बातें, मामूलात जो हैं वो माइनर हैं इससे। हाँ, मैं कहती हूँ आप ज़रा उसको बिगर पिक्चर में देखें कि आपका साथ रहने का मकसद क्या है, क्यों रह रहे हैं। यानी आप, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो काम की फ्रीक्वेंसी है, आप और मंजर साहब का कनेक्शन उस फ्रीक्वेंसी से डेवलप हुआ या उस पे बना, जिसकी वजह से हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी सेट के ऊपर। आई सी। हाँ, बस ये इतना है। वो बहुत कम काम करते हैं जी, बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत मुश्किल से काम करते हैं कि भाई मुझे ये, और वो बहुत ध्यान से करते हैं, उनका बिल्कुल और तरीक़ाकार है। मेरा बहुत और है, क्योंकि मेरा तो ये, मैं तो चाहती हूँ रोज़ ही चली जाऊँ सेट के ऊपर और रोज़ हो मेरी रिकॉर्डिंग, है ना? तो वो मेरा और है बिल्कुल। और मैं मतलब मुझे कोई उसमें मसला नहीं होता। तो यू बोथ, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप दोनों किसी बहुत ही अच्छी कहानी में हम स्क्रीन शेयर करता हुआ किसी नियर फ्यूचर में? क्या पता है अभी ये सिचुएशन, अगर कोई हुआ ऐसा तो कर लेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि कोई बहुत ही बहुत ही कहानी हो। कहेंगे सुबह 10 बजे बुलाया, हम 10 बजे चले जाएं। मैं कहूँगी मैंने तो नहीं जाना, मैं तो 12 बजे जाऊंगी। नहीं, हमारे सीन इकट्ठे, मैंने कहा फिर 12 बजे के बाद ही होंगे। मैम अपने टाइम से आएंगी। मैं अपने टाइम पर आऊंगी, मैं नहीं आ सकती जल्दी। another observation for future directors, अगर आप इन दोनों को साथ कास्ट करते हैं तो कोई बहुत क्वीन और किंग ऑफ स्केड्यूल मेकर चाहिए होगा, क्योंकि शायद ये एक वाइड चैलेंज हो, बाकी तो मैजिशियंस स्क्रीन नहीं, बाकी भी बहुत है सेट के ऊपर चैलेंजेस। प्लीज जो बाद में उन्होंने बताया कि आप उस सेट के ऊपर ये कुछ करती हैं, आप डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा उसके साथ डिस्कस करती हैं। ओके। मैंने कहा हाँ मैं करती हूँ। अच्छा। मुझे मैं अगर खुद कन्विंस नहीं हूँ तो मैं कैसे आगे परफॉर्म करूँगी कन्विंसिंगली, है ना? और आप ओके फ़ोन बहुत आते हैं, मैंने कहा हाँ ये फ़ोन बहुत आते हैं, मैं क्या करूँ। Wow, two different dispositions on set. वाकई इट वुड बी नॉट इजी। आई थिंक बड़ा मजा आएगा। मजा भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं। कॉन्ट्रास्टिंग एक्टर्स हों तो टीम का दिल बहुत लगा रहता है, क्योंकि कहीं से कोई कहानी सुनने को मिल रही होती है, कहीं से कोई। इस तमाम जो
हमारी बात के तमाम अरसे में मैं, चूँकि मेरी आपके साथ मुलाकातें अभी ताज़ा हैं और मैंने जो मुशाहदा किया, जो मुझको महसूस हुआ और एक आध जुमले जो मुझे मिल भी गए आपकी तरफ से उड़ते उड़ते से, दैट comfort zone you have with your own self, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अपनी सोलो राइड में उसका जवाब मुझे मिला थोड़ा बहुत, मगर सिर्फ इसी बात के बारे में मेरा बहुत मन है कि आप कुछ कहिए कि ये कैसे पैदा होता है। मैं इसलिए भी चाहती हूँ कि आप इस पर ज़्यादा बात करें, क्योंकि हमारी जो एक तो मेरी नस्ल और एक अब हम जो हमसे 10 साल के बाद हैं, जिनसे हमारा बहुत इंटरेक्शन होता है पढ़ाते हुए या काम करते हुए उनके साथ, और मैंने ये महसूस किया है कि एंग्जाइटी उनका पेट है, एक पालतू जानवर की तरह उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं, और इसीलिए वो बटे हुए हैं सोशल मीडिया में भी। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ख़ुद भी ये हरकतें करती हूँ, और मेरा अपने आप से वो रिश्ता जिसका नाम वो कंफर्ट जोन है, जिसका तज़किरा मैंने आपके हवाले से अभी किया, वो टूटता बनता रहता है। मगर मैं अपने लिए चाहती हूँ कि वो टूटे नहीं, वो जारी रहे, जैसे कि मैं विटनेस कर रही हूँ कि आप जिस एनर्जी में हम सब आपको देखते हैं वो एक अनकट थ्रेड है। हाउ? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ कंफर्ट जोन जो है वो तो एक बहुत अरसे के बाद आता है, अपने अंदर का कंफर्ट जोन। एंग्जाइटी तो होती है, शुरू में तो बहुत होती है कि आपको जब काम आता नहीं है और आपको जब करना पड़ता है, तो आप यही देखते हैं कि सब लोग जो मुझे देख रहे हैं काम करते हुए, ये पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, और ये मुझे आता नहीं है, तो एंग्जाइटी तो होगी जी, है ना। वो तो कोई हर्ज नहीं है उसका, मगर एक लेवल के ऊपर आके वो कम हो जानी चाहिए। जब आपको काम कुछ आ जाता है, आपका कंफर्ट जोन तब बनता है जब आपके अंदर आपको पता है कि ये मुझ में हिम्मत है करने की, तो फिर कंफर्ट जोन बनता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आजकल के ज़माने में हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि हमने एक बंदे को जज कैसे करना है। जजमेंट भी बहुत है। जज हमने करना है कि अगर उसके पास कितना रुपया है। हमारा ये जो ओवर द इयर्स मैंने डेवलपमेंट ये देखी, ये भी मेरी आंखों के सामने है। एक वक्त था जहाँ पर काबिलियत को जज करते थे। काबिलियत क्या है इस बंदे की, वो कहाँ रहता है, वो कौन सी कार चलाता है, वो मोटरसाइकिल पर है या रिक्शे में है, वो कितना कमाता है, ये इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। अहमियत है कि वो काम क्या करता है और उसकी काबिलियत क्या है। वहाँ से हमारा सोसाइटी में एक शिफ्ट आना एक वक्त में आना शुरू हुआ, जहाँ पर हम पैसे के पुजारी बनते चले गए। और अब तो हम बहुत ही ज़्यादा पैसे के पीछे हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत एंग्जाइटी होती है। आपने अपना अपीयरेंस रखना है, आप किस तरह के लग रहे हैं, आपने ब्रांडेड शूज़ पहने कि नहीं पहने, आपकी ऐनक कैसी है, आपके कपड़े कैसे हैं, बाल कैसे हैं, आप कहाँ से ये कराते हैं। एक वक्त में ये ज़रूरी नहीं था, है ना। आप कहाँ पढ़ते हैं, आप अच्छा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आप क्या काम करते हैं, आप अच्छा, वहाँ पर आपकी इज्जत है कि नहीं काम में, ये चीज़ मैटर करती है। पैसे आपके पास है नहीं, इममटीरियल। तो अब तो ज़्यादा हमारे नौजवान लोग जो भी फील्ड में आ रहे हैं, वो चाहते हैं फ़ौरन हम सक्सेसफुल हो जाएं, ताकि हम ज़्यादा कमा सकें और हमारी इज्जत हो। पैसे के ऊपर बेस करते हैं इज्जत, काम के ऊपर नहीं, है ना। और अगर काम कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, आप फ्री में काम करते हैं। हमने तो हज़ारों करोड़ों चीज़ें की होंगी जिसके कभी पैसे नहीं मिले,
और तवक्को भी नहीं थी। What was the driving force to do? टू वर्क, To टू लर्न, yeah. सीखना है, काम करना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे के लिए करना है। अच्छा, अब वो ड्रामा कर रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, चलो हम फ्री में कर देंगे, है ना। ये कमर्शियल ड्रामे हैं जिसमें पैसे कमा रहा है कोई। मुझे जब प्रॉब्लम हुआ एक वक्त में, तो मेरे तमाम दोस्तों ने जो थिएटर के थे, उन्होंने कहा हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे। मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ इससे, और मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरे पास पैसे नहीं बनेंगे, हो सकता है कोई ना आए, मेरी कॉस्ट ही कवर ना हो, तो ठीक है, फिर मैं नहीं दूंगी, और अगर मुझे पैसे बने तो हम बराबर में बांट लेंगे। और वही हुआ, जब आई मेड द मनी, तो वो जो पैसे आए मेरे पास, तो हमने बांट ली। तो ये इस किस्म का काम, उधार का काम, अच्छा यार जब होंगे दे देना, ये बहुत ज़्यादा था। तो यानी शेयरिंग नहीं होगी तो एंजाइटी होगी, शेयरिंग नहीं होगी तो एंजाइटी होगी। हाँ, कोई बात नहीं है, शेयरिंग किल्स द एंजाइटी। तो वो वाली बातें। और ये एक मैं ये भी कहूँगी कि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं ऐसे लोगों को जानती थी जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग थे, जिनका वैल्यू स्ट्रक्चर इस तरह का था। शुएब साहब के घर में सलीमा के साथ दोस्ती, उनसे बहुत सीखा। और मुन्नू भाई थे, आइए रहमान थे, इंतज़ार साहब, कमाल अहमद रिजवी, इन लोग, किश्वर नाहिद, इनसे मैंने बहुत सीखा। शायद इनको इल्म भी नहीं कभी हुआ कि मैंने कितना कुछ सीखा इनसे। वही होता है, बातें करते हैं आप, उनके थॉट्स होते हैं, उनका रवैया क्या है किसी सब्जेक्ट के बारे में, क्या वो बता सकते हैं। कमाल साहब ने तो मुझे बहुत ड्रामा सिखाया। किताबें ला के देते थे, किताबें अपनी ला के देते थे जो वो कभी ना दें, मगर उन्होंने कहा अच्छा ये लो, ये पढ़ो, इसको पढ़ो, समझो, मेरे साथ डिस्कस करना, फिर ड्रामे पढ़ाए इस तरह से। वाओ, आई मीन द होल जो स्पेक्ट्रम है आपकी ज़िंदगी का, उसमें हर शख्स का जो किरदार आप बता रही हैं, और उसके बाद जो आपका अपना सफ़र है जिसमें आपने अपनी एकेडमी भी बनाई और उसे चलाया 5 बरस, टीन के छत वाली एकेडमी तक गया वो, इससे पहले कि वो ख़त्म हो। टेलीविज़न के उतार चढ़ाव देखे, थिएटर उस वक्त की और करवाई जिस वक्त मुश्किल भी था और आसान भी था क्योंकि ऑडियंस अच्छी थी, मगर रिवाज शायद उतना नहीं था, और उसको रिवाज बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं ये जो दुश्वारियाँ हैं इस, और फिर जो आपने पिछले दिनों लेक्चर में भी कहा कि हमें कोई तवक्को भी नहीं होती थी घर से कि वो आके हमारा काम देखें। हाँ, और अनइंटरेस्टेड फैमिली। हाँ, in some way it supported you, developed your focus more on work, maybe. मगर जो लड़कियां, मगर मेरा ये तवक्को करती हैं, कुछ लड़कियां जो क्यों तवक्को करें हम फैमिली से, उनका ये काम तो नहीं है ना। और वो क्या कहेंगे, आके यही कहेंगे ना, वाह वाह बहुत अच्छा है, तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको अपना ही स्टैंडर्ड सेट करना है। वो लोग जो आपको मैटर करते हैं, जिनके आप जो ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं, या आपको रन डाउन करने के लिए नहीं, बल्कि जो ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देंगे, आप उनके साथ बात करें, उनको दिखाएं अपना काम। सो आप, ऐसा हुआ कि कोई बहुत ब्रूटल क्रिटिसिज्म आया हो दोस्त या नासे की तरफ से? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था। ओके। हाँ, कि यार ये क्या फजूल ड्रामा करती हो तुम। अच्छा। हाँ, बहुत, हर वक्त। वो क्या वाकई तामीरी तनकीद होती थी या तनकीद बराए तनकीद? मेरा काम है, मैं ऐसे ही करूँगी या जितना मुझे आता है मैं करूँगी, वही करूँगी। नहीं, ये बेकार ड्रामे हैं, ये अभी भी होता है, क्या है यार तुम ये कर रही हो, सास बहू के ड्रामों में काम। कहती जो हो रहा है मैं वही करूँगी ना, मैं एक्टर हूँ भाई जी, मैंने काम करना है जी, तो जो हो रहा है मैं उसी में आऊँगी ना। मैं कहाँ से अपने लिए कुछ शेक्सपियर को लेकर आ जाऊँ,
इब्सन को लेकर आ जाऊँ, मैं सही किस बात कहाँ से ले आऊँ, हम्म है ना? तो मैं तो यही करूँगी। हम्म तो ये तो क्या बस फ़र्क एक पड़ता है? अपने हाँ, मैंने अपने कानों से मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये जी भी सुना जब मैं अर्ली काम कर रही थी टेलीविज़न पर, ये भी सुना कि ये लड़की एक्टर नहीं बन सकती। गॉड मेरे कान में ये बात पड़ी। ओ गॉड मैंने कहा अच्छा, वॉच मी देखते हैं, देखते हैं कि कितना क्या मैं कर सकती हूँ। दिल तो टूटा होगा ऐसी बात नहीं, सुन के। मुझे बड़ा गुस्सा आया। हम्म मैंने कहा ये क्या भला बात हुई, ये क्या इन्होंने कह दिया। मुझे बहुत लोगों ने कहा ये काम नहीं हो सकता, स्टेज थिएटर में अलहमरा में ये काम नहीं हो सकता। हम्म मैंने कहा अच्छा देखते हैं, और करके दिखा दिया। हम्म मैंने नॉट दैट कि मुझे उनसे उनको कुछ दिखाना था, है ना, किसी ने मेरे एबिलिटी के ऊपर डाउट किया जी तो मैंने अपने तौर पर अपने आप को सेटिस्फाई किया कि मैं ये कर सकती हूँ। ये जो एबिलिटी पे डाउट है, क्या आपको सवाल है ऐसे कि क्या आपको नहीं ऐसा कभी लगा कि अगर आप खातून ना होती तो शायद ना होता? एबिलिटी पर डाउट, हाँ, कई दफ़ा। जेंडर बायस जेंडर बायस है। एंड वाओ, आई मीन यू जस्ट डिडंट केयर एंड हाँ। केप्ट डूइंग, नोइंग कि ये जेंडर बायस है, आप फिर भी करते रहें वाओ। अपने तौर पर। जेंडर जेंडर बायस बायस बहुत होता है, आज भी है, आज भी है। आज भी है। मेरे साथ तो बहुत एक दफ़ा हुआ था जो कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरी प्रमोशन ड्यू थी, मैं ग्रेड 18 में थी, ग्रेड 18 की मैं बिल्कुल सीलिंग पर थी। तो मैंने अप्लाई किया कि मुझे ग्रेड 19 में कर दिया जाए। ओके वो नहीं हुआ और मेरे खिलाफ बहुत मुहिम हुई, बहुत वाइल्ड कैंपेनिंग हुई, बहुत बुरी। हाउ सैड। हाँ, मैं नहीं हुई। मेरे बाद जो मैंने फिर छोड़ गई, आर्ट्स काउंसिल का मैंने रिज़ाइन कर दिया, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने बना लिया, मैं उसमें बहुत खुश थी। तो मैंने कहा मैं क्यों नौकरियां कर रही हूँ, छुट्टी क्यों लूँ मैं, इधर कौन सी मुझे हीरे मोती मिलेंगे। तो मैं बस रिज़ाइन कर देती हूँ। मैंने रिज़ाइन कर दिया और फिर मेरे बाद जो लड़का आया वो बंदा था, वो उस पोजीशन में आया, उसको ग्रेड 19 मिली पोजीशन। उसका जब 18 के ऊपर सीलिंग पर आया तो उसकी प्रमोशन 19 में हुई। यानी उनका तुर्रा इम्तियाज ये था कि वो एक हजरत मर्द थे। नहीं, सिर्फ ये बात तो नहीं थी, काबिलियत थी उसकी, काबिलियत थी उसकी, मगर ये भी था, मगर वो मर्द भी था, ये मर्द भी था। और फिर वो आर्ट्स काउंसिल का हेड भी बना, डायरेक्टर भी बना। मुझे तो करीब नहीं आने दिया उस पोजीशन के। जबकि एक इदारे को इतना खून पिलाना और उसकी वो विटनेस करना ज़माना जो विटनेस करने के बाद ही आप उस इदारे को कुछ दे सकते हैं, उस किस्म का एक खास एज रखते हुए भी दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन। आई थिंक वक्त की भी बात होती है, कहाँ पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई, वो हो सकता है कि उनको लगता हो कि मुझ में सलाहियत नहीं है कि मैं हैंडल कर सकूं ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर सारे मर्द होते हैं। सारा आप इदारा एक चलाते हैं जिसमें सारे मर्द हैं, तो आप एक औरत हैं हेड के ऊपर, वो हो सकता है मैं समझती हूँ कि मैं नहीं हैंडल कर सकूँगी। वैसे लार्जली मैंने देखा है कि जो अगर हम आर्टिस्ट जो हैं, एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं, लोग हमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते जी। वो ये नहीं समझते कि इनमें कोई और भी काबिलियत है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर लेंगे। अभी भी वही एक जहन में है कि ये तो लाओबाली किस्म के लोग हैं, ये तो जी चाहा उठ के उधर चले गए, जी चाहा चले गए, इस तरह के हैं। इनको तो वो भी एक आई थिंक फिर जो फ्रिजिलिटी है वो शायद आड़े आती है ख़वातीन के। लेकिन ये भी होता है कि अगर वो साबित करने के लिए कि नहीं भाई आई एम नॉट दैट फ्रेजाइल, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हैं तो कहते हैं बहुत ज़्यादा बॉसी हैं। हाँ, आपके अंडर जो लोग काम करते थे
उनकी राय आपके कान तो तक कभी उन्हीं से लो पहुंची? ना। कान तक नहीं पहुंची। करेंगे तहकीक, हाँ, पूछेंगे। कोई ऐसी बात जो अब तक मैंने ना पूछी हो और आप सोच रही हो कि ये पता नहीं। कैसी अहमक लड़की है, इसने अभी तक इतना अहम सवाल नहीं इतनी पूछा। लंबी जिंदगी में बहुत से ऊंच नीच होते हैं, बहुत सी बातें होती, जी। तो वो तो हम अगर कोई 2-3 महीने वक्तन फवक्तन बातें करते रहे तो कुछ और निकलता आएगा। एक सेशन में आहा था, मुमकिन नहीं। मैं बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि जिस नौयत की कॉन्वर्सेशन हुई है उसमें बहुत अछूते तनाजुर से बात हुई। And I think seeing you on screen, learning from your work, and then having this conversation, and I am a fan. बिल्कुल आखिर के लिए ये बात छोड़ी थी मैंने। So I'm really feeling so good today कि मैं आपसे आज इस महफिल में बात कर सकी। थैंक यू। आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने वक्त भी दिया और ये इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ बांटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये आपने मुझे मौका दिया कि मैं बहुत सारे अपने बातें जो कि शायद मैं कहीं और नहीं करती और नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता बहुत अपने बारे में बात करना या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना, क्योंकि मैं कहती हूँ किसी को क्या इंटरेस्ट होगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो आज आपने मौका दिया तो मैंने एक तरह खुल के बात कर ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, हर उम्र की। और ये कहना कि किसी को क्या दिलचस्पी होगी कि आपका सफ़र क्या है, आई अंडरस्टैंड, आपको तो यही कहना होगा, लेकिन कितने लोग हैं जो अब मैं ख़ुद उस दिन हम लेक्चर के बाद जब निकले तो देयर वाज अ 4 or 5 years old चाइल्ड और उसने रुकते हुए कहा बेबी बाजी खड़ी है। तो अब ये भी कुदरत का अपना एक अंदाज़ था कुछ कहने का कि वो बच्चा नहीं एक बच्ची ही थी। So your journey is inspirational for particularly for women और वैसे भी बिला तफरीक चाहे वो किसी भी जिन्स के लोग हों, उम्र के लोग हों। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करने का और वाकई कुछ और महफिलें भी निकालेंगे आपके और वक्त आपसे लेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।